हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप जान पाएंगे लैंड रिसोर्स क्या होता है, सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का एनवायरनमेंट में क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जान जाएंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। स्टूडेंट, अर्थ की सरफेस का लगभग 29% हिस्सा लैंड और 71% हिस्सा वाटर से कवर्ड है। 71% वाटर से कवर्ड है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। लैंड हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि इसी पर हम घर बना सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पर इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, रोड्स और सिटीज़ इसी पर डेवलप्ड करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, लैंड लिमिटेड है और पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इसलिए लैंड का प्रॉपर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में, लैंड यूज़ के बारे में। तो देखिए, लैंड को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, इसके अलावा फॉरेस्ट, माइनिंग, नेक्स्ट इंडस्ट्रीज और हाउसिंग। किसी एरिया में लैंड का यूज़ किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? पहला, रिलीफ यानी कि लैंडफॉर्म पर डिपेंड करेगा कि लैंडफॉर्म कैसा है वहाँ का, और दूसरा है वहाँ की सॉइल की क्वालिटी। नेक्स्ट, क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और लास्ट, पॉपुलेशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी जगह का जो लैंड है उसका यूज़ किस प्रकार से हम करेंगे, वो इन चारों बातों पर डिपेंड करता है कि उस जगह का लैंडफॉर्म कैसा है, यानी कि वो मैदान है वहाँ पर, या वहाँ पर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, यानी कि वो जगह कैसी है, तो लैंडफॉर्म उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, वहाँ की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, अगर सॉइल अच्छा नहीं है तो फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अगर वहाँ पर बारिश ही नहीं होती है, वहाँ का क्लाइमेट इसके अकॉर्डिंग नहीं है कि हम वहाँ पर अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकें, तो फिर वो वहाँ के लिए क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट होता है पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, वहाँ पर किस प्रकार से कितनी मात्रा में लोग रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए प्लेन्स में फार्मिंग ज़्यादा होती है, जबकि माउंटेन्स में फॉरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लैंडफॉर्म का हुआ। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। अब तक हमने लैंड यूज़ देखा कि लैंड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन वो क्या होता है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जब लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इसके मेजर रीज़न होते हैं, तो देखिए इसके क्या क्या रीज़न होते हैं, अब हम इन्हें अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न होता है इसके अंदर डिफॉरेस्टेशन का। तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटना, उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है, इसी के अंदर एक और आएगा आपका पॉइंट, वो है ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग के अंदर आपका आएगा कि
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पशुओं को जो चराया जाता है, घास फूस जो उन्हें मैदान में ले जाकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ पर जाकर ग्रेजिंग करते हैं, अगर आप वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ओवर ग्रेजिंग करवाएंगे तो ये भी लैंड को ख़राब करने का एक रीज़न बनता है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा एक और रीज़न है, वो है माइनिंग का। यदि आप ज़्यादा मात्रा में खुदाई करेंगे, माइनिंग करेंगे तो भी लैंड वहाँ का ख़राब होता है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट है कि यदि वहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट आप अधिक मात्रा में फेंकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज से आपको पता है केमिकल्स निकलते हैं, और अगर आप लैंड पर ऐसे ही इंडस्ट्रियल वेस्ट को फेंक देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। तो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से फार्मिंग प्रोडक्शन कम हो जाता है और एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है। इसे कैसे रोका जा सकता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे रोक सकते हैं हम इसे। तो इसके लिए हम क्या करें, जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसकी जगह हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, है ना। और क्या कर सकते हैं, और हम ओवर ग्रेजिंग को रोक कर उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी तो हमारा लैंड भी डिग्रेड नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए इसमें, तो जिससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन की समस्या नहीं आएगी और लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं हम, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि लैंड को कंजर्व करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, तो उन सारे मेथड्स को यूज़ करके हम लैंड को बचा सकते हैं। आई होप आपको लैंड डिग्रेडेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सॉइल। सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि सॉइल की डेफिनेशन भी आती है कि सॉइल किसे कहते हैं। तो अब बात करते, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल है वो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ही महीन जो पार्टिकल्स आपको अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उसी को सॉइल कहते हैं। अपर मोस्ट लेयर में होती हैं ये आपको ध्यान रखना है। सॉइल अपर मोस्ट लेयर में पाई जाने वाली बहुत ही महीन मिट्टी को सॉइल कहते हैं। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि सॉइल को बनाने में हंड्रेड्स नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सॉइल एकदम से नहीं बनती, यहाँ 100 सालों में नहीं बनती, इसको हज़ारों साल लगते हैं सॉइल के बनने में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन मेन में हेल्प करते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो है तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन का कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि सॉइल को बनने में उसकी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहला है रॉक्स। तो देखिए रॉक्स यानी चट्टान, चट्टानों से ही सॉइल का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है उसमें क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल को बनने में। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सभी पेड़ पौधे और एनिमल्स ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और हम सभी की वजह से भी जो सॉइल है उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है इसमें वेजिटेशन। अब वेजिटेशन के अंदर क्या क्या आते हैं, वेजिटेशन के अंदर आपके आएंगे पेड़ पौधे, और लास्ट है इसके अंदर टाइम, यानी कि टाइम भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसके अंदर 5th पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल, तो देखिए सॉइल की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो जैसा कि आपको पता है सॉइल हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सॉइल का यूज़ हम
क्रॉप्स के लिए करते हैं, क्योंकि क्रॉप्स जो है वो सॉइल में ही उगती हैं। दूसरा, जो प्लांट्स हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो भी सॉइल के अंदर से ही मिलते हैं। और बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में ही रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल भी बनाने का काम करते हैं। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, तभी जाकर हम उस सॉइल को क्या कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं। अगर फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके अंदर सॉइल इरोजन के बारे में। तो देखिए, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो मिट्टी है उसका हवा के द्वारा या पानी के द्वारा बहाकर उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। जब विंड या वाटर फर्टाइल टॉप सॉइल को उड़ाकर या बहाकर ले जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। इसके मेन रीज़न्स होते हैं, तो अब हम एक बार इन रीज़न के बारे में देख लेते हैं कि इसके क्या मेन रीज़न्स हैं। तो देखिए, इसके रीज़न में सबसे पहला रीज़न आएगा आपका डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में मैं आपको इससे पहले ऊपर समझा चुकी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका हैवी रेन। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो पानी के द्वारा बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रॉन्ग विंड। अगर बहुत तेज़ आंधी चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो वो हवा के द्वारा भी जो मिट्टी है, हमारी सॉइल है, वो भी उसको एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाएगी। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है इम्पॉर्टेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो अगर हम जो फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, अगर वो इम्प्रॉपर करें, यानी कि गलत तरीके से अगर हम फार्मिंग करते हैं, अपना एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी जो हमारी सॉइल है वो क्या होती है, इरोज हो जाती है। यानी सॉइल इरोजन इसकी वजह से भी होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉइल इरोजन से लैंड की फर्टिलिटी कम होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम जो 7th पॉइंट देखेंगे वो है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। तो देखिए बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। ठीक है, तो सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, कैसे उसकी फर्टिलिटी को हम ख़त्म नहीं होने दे सकते हैं, या क्या हम ऐसा करें जो हमारी सॉइल को हम सही तरीके से बचा के रखें। तो सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उनका हम यूज़ करके सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो उसमें पहला आएगा एफॉरेस्टेशन। तो देखिए, जैसे हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में समझा था, वैसे ही एफॉरेस्टेशन जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन में हमने देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं को पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं में पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, और इसका जस्ट उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो यदि हमें सॉइल को कंजर्व करके रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आएगा टेरेस फार्मिंग, यानी कि हमें हिली एरियाज़ में स्टेप लाइक फील्ड बनाना चाहिए, यानी कि इसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। तो देखिए, इसे थोड़ा सा आप और अच्छे से समझिए कि टेरेस फार्मिंग होता क्या है। जो हिली एरियाज़ होते हैं, यानी कि जहाँ पे पहाड़ बने हुए होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके पहाड़ों पर ही खेती कर दी जाती है, एग्रीकल्चर का कार्य कर लिया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका कंटूर प्लगिंग। तो देखिए, कंटूर प्लगिंग क्या होता है, स्लोप के पैरेलल फार्मिंग करना ही कंटूर प्लगिंग कहलाता है। तो जैसे पहाड़ी एरियाज़ में जो स्लोप होती है, स्लोप यानी जो ढलान होती है, उस तरफ अगर उसके पैरेलल में ही, यानी उसके समानांतर, पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, अगर उसके समानांतर ही हम जो एग्रीकल्चर करते हैं उसी को हम ये कंटूर प्लगिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शेल्टर बेल्ट के बारे में कि शेल्टर बेल्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये सॉइल कंजर्व करने के कुछ मेथड्स हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, और ये आपको आपकी जो बुक है उसके अंदर भी एज इट इज़ मिल जाएंगे, तो आप अपनी बुक में से भी उसे पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आपको आसान लैंग्वेज में आपको इसे अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए, शेल्टर बेल्ट किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग विंड को रोकने के लिए ट्रीज़ की लाइन्स लगाना, यानी कि जब ये मैदानी एरिया है, मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आएगी तो ये क्या करेगी, सॉइल को उड़ा कर ले जाएगी। अगर हम इसके विपरीत यहाँ पर अगर
पेड़ों को लगा दें तो जो सॉइल है वो इन पेड़ों से जो विंड है वो इन पेड़ों से टकरा जाएगी, तो क्या होगा कि हमारी जो सॉइल है उसका इतना ज़्यादा मात्रा में इरोज़न नहीं होगा। तो ये भी मेथड्स हैं सॉइल इरोज़न को रिड्यूस करने के, कम करने के। तो हम इन सारे मेथड का यूज़ करके सॉइल इरोज़न को होने से रोक सकते हैं। ओके, फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स और बर्ड्स को वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो जितने भी एनिमल्स जो हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या बर्ड्स हों, जो कि जंगलों में रहते हैं, उन सभी को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अब एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, डियर है, पिकॉक हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो है ये इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि इनकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस में रहता है। तो वाइल्ड लाइफ भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी अर्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा 13th पॉइंट है वो है थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। तो इसे भी हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ को कई डेंजर्स फेस करने पड़ते हैं। आप सभी को पता है जंगलों में जब जानवर रहते हैं तो उनके सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती होंगी जो कि उनको फेस करने होते हैं, जैसे कि हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हंटिंग के बारे में। अब हंटिंग क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही है, शिकार करना। तो एनिमल्स को ऐसे लोगों से भी बचकर रहना पड़ता है जो उनका शिकार करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये इससे भी उनको बहुत खतरा होता है। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को ही काट देंगे तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये वाइल्ड लाइफ है ये कहाँ रहेंगे, क्योंकि जंगल ही इनका घर है और हमने ही जंगल साफ़ कर दिए हैं, तो अब ये कहाँ रहेंगे? इनका घर तो ख़त्म कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पोल्यूशन। तो पोल्यूशन भी एनिमल्स को भी फेस करना पड़ता है। पोल्यूशन करते हम सब हैं, फैलाते हम हैं, लेकिन फेस एनिमल्स को भी करना होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी बाज़ार जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उनके साथ हमें जो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स मिलती हैं हम उन्हें ऐसे ही यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं जो कि हम यूज़ करके उन्हें थ्रो कर देते हैं। तो फिर वो क्या होता है, उनकी वजह से जो हमारी ये वाइल्ड लाइफ हैं, जो एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप में ये इनको हार्म कर देते हैं, यानी कि गलती से, क्योंकि इन्हें पता तो होता नहीं है, ये उन्हें खा लेते हैं, फिर ये इनके स्टोमक में चले जाते हैं, उसके बाद में इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट इसके अंदर आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एक एनिमल है जो कि ऐसी जगह रहता है जहाँ की बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, बर्फ़ पड़ती है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि यदि आप उस एनिमल को जहाँ जो कि बर्फ़ वाले एरिया में रहने का आदी हो चुका है, वो हैबिटेट है उसको वहाँ की, वो ऐसी ही जगह रह सकता है जहाँ पर बर्फ़ हो, और अगर आप उसे ऐसी जगह पर ले आएँ जहाँ पर कि बर्फ़ नहीं पड़ती है, बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो उसका ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आपने कर दिया, उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह आप लेकर आ गए हैं, तो इसकी वजह से भी जो वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत हार्म पहुँचता है। ओके, तो आगे हम इसमें नेक्स्ट अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमें नेचुरल वेजिटेशन और जो हमने अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा है, इन्हें भी हमें कंजर्व करने की, यानी इन्हें भी हमें बचा के रखने की ज़रूरत है। अगर हम इन्हें सेफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, और जब हमारा इकोसिस्टम ही फेल हो जाएगा तो फिर हम कैसे रह पाएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें नेचुरल वेजिटेशन और जो हमारी नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, इन दोनों को हमें कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, या कंजर्व करने की बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि ये आगे भविष्य तक हमारे लिए रहे। ओके, तो हम इसे देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कंजर्व करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमें इनके लिए रहने के लिए नेशनल पार्क बनाने चाहिए, ठीक है। तो नेशनल पार्क बनाएंगे तो ये जो एनिमल्स है वो यहाँ पर आराम से सुरक्षित रह सकते हैं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को स्थापित कर सकते हैं, जहाँ पर कि इस प्रकार के जो जंगली जानवर होते हैं या वाइल्ड लाइफ जो होती हैं वो आराम से
यहाँ पर भी अच्छे से रह सकें और इनकी देखभाल यहाँ पर बहुत अच्छे से करी जा सके। तो ये काम हम कर सकते हैं। और एक और हम काम कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन को करके। एफॉरेस्टेशन अभी मैंने आपको बताया था, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाकर। अगर हम जंगलों को निर्माण दोबारा से कर दें तो ये जो वाइल्ड लाइफ है वो वहाँ पर जाकर आराम से रह सकती है। तो नेचर को प्रोटेक्ट करना हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो अब हम फटाफट से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने देखा लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सेकंड, हमने देखा जो डिफॉरेस्टेशन है या जो माइनिंग है उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर हमने देखा कि जो सॉइल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल है। फिर हमने देखा कि जो विंड और वाटर है इनसे सॉइल इरोजन होता है। ओके, इसके बाद हमने देखा वाटर लाइफ के बारे में कि जो वाटर है वो हमारी और एनिमल्स की और प्लांट्स की लाइफ के लिए नेसेसरी है और इसे हमें कंजर्व करना चाहिए। इसके बाद हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है एनवायरनमेंट को बैलेंस रखती है। फिर हमने वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये हमने समझा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को डिटेल में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो आता है वाटर रिसोर्सेज का। तो वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं? वाटर को हम लाइफ का बेस भी कह सकते हैं क्योंकि बिना वाटर के हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। अर्थ पर वाटर बहुत है लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए वाटर को सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि वाटर की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए वाटर प्रॉब्लम्स, तो हम इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज दुनिया का केवल रीजन्स वाटर स्कैरसिटी फेस कर रहा है, यानी कि दुनिया के जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की कमी है तो वो ही उसकी स्कैरसिटी मीन्स उसकी कमी को फेस कर रहे हैं। इसके रीज़न हैं, तो इसके क्या रीज़न है? सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है और सभी को वाटर की आवश्यकता है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होगी तो पानी की कमी तो स्वाभाविक ही है कि आएगी ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वाटर पोल्यूशन, क्योंकि हमारा जो वाटर है उसे हम लोगों के द्वारा ही पोल्यूट किया जाता है। तो जो शुद्ध पानी है जिसका कि हम यूज़ करते हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, तो ये भी एक रीज़न है वाटर की प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। आज इस समय में हम लोग सभी जो ग्राउंड वाटर है उसका हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ करने का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और धीरे धीरे हमारी अर्थ पर जो शुद्ध पानी है, प्योर वाटर है, उसकी कमी आती जा रही है। अगर हम आज वाटर कंजर्व नहीं करेंगे तो फ्यूचर में सीरियस वाटर क्राइसिस हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम 10th इसका पॉइंट देखेंगे वाटर कंजर्वेशन, यानी कि वाटर की प्रॉब्लम तो है लेकिन अब वाटर के इस प्रॉब्लम को हम कैसे सही कर सकते हैं, हम किस प्रकार से वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? तो जैसे हमने लैंड या सॉइल कंजर्वेशन देखा था उसी प्रकार से वाटर भी हम कंजर्व करके यानी कि बचा के रख सकते हैं। वाटर को सेव करने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। तो ये मेथड्स तो आपने आई होप 5th क्लास में भी पढ़ा होगा। सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बारे में तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि क्योंकि जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो हमारी घरों की जो छत है उसके ऊपर आता है और वहाँ से होते हुए हम जब उस रेन वाटर को बचा के रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, तो उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। रेन वाटर को कलेक्ट और स्टोर करना। ओके, वाटर का लिमिटेड यूज़। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि हम जो भी वाटर है उसका लिमिटेड यूज़ करें, उसको ऐसे ही फिजूल में उसको वेस्ट नहीं करें, जितना हमें यूज़ हो उतना उसका यूज़ कर लें, बाकी का हम उसे सेफ रख लें। तो हम वाटर का लिमिटेड यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही वाटर यूज़ करना। नेक्स्ट है वाटर के जो सोर्सेज हैं उनको भी हमें क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जब सोर्सेज ही क्लीन नहीं रहेंगे तो हमको पानी मिलेगा कहाँ से? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमको उनको सोर्सेज को क्या करना है, हमें उन्हें क्लीन रखना है। जब सोर्सेज क्लीन होंगे तो हमें पानी भी
मिल जाएगा आसानी से। रिवर, लेक, पॉन्ड्स ये सभी पोल्यूटेड हो चुके हैं, इन्हें पोल्यूशन से बचाना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने घरों का सारा कूड़ा ले जाके नदियों में डाल देते हैं, जिससे कि नदियों का, लेक का और पॉन्ड्स का पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम 11th पॉइंट देखेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे एज इट इज़, लेकिन वहाँ शायद आपको वो समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो बुक की लैंग्वेज में है। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि आपको आपकी ही लैंग्वेज में बहुत ईजी तरीके से इसे आपको मैं समझाऊँ, क्योंकि मेरा जो एम है या मकसद है वो ये नहीं है कि मैं आपको SST को रटना है। मैं चाहती हूँ कि आप SST सब्जेक्ट को समझें, समझाना ही मेरा लक्ष्य है। मैं आपको रटाने पर बिल्कुल जोर नहीं देती हूँ। मैं प्रोफेशन से भी मैं भी एक टीचर ही हूँ और मैं SST पढ़ाती हूँ बच्चों को, और वहाँ पर भी मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि देखो बच्चों, आप लोगों को SST सब्जेक्ट को समझना है। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आप उसे बहुत अच्छे से समझिए। एक एक क्वेश्चन उन्हें मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाती हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को याद नहीं हो पाते, मेरी कोशिश ये रहती है कि उन लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं इस प्रकार से बच्चों को लिखवाऊँ कि वो लॉन्ग क्वेश्चन भी मेरे स्टूडेंट बहुत ईजीली उसे लर्न कर लेते हैं और उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यही मेरी कोशिश रहती है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। तो जो प्लांट नेचुरली किसी एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, जो नेचुरली हो जाते हैं, यानी कि जिन्हें हमने नहीं ग्रो किया है या किसी और ने नहीं ग्रो किया है, वो अपने आप ही नेचर के द्वारा, यानी हमें वो नेचर से मिले हैं, नेचुरली वो ग्रो हो गए हैं, उन्हीं को हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इनकी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। कि सबसे पहले इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि इनसे हमें क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा, ये क्या करते हैं? नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, ये सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैडम सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो देखो बच्चों, जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल के अंदर ही होती हैं, और ये जड़ें क्या करती हैं? सॉइल को अपने अंदर बांध के रखती हैं। तो जब भी कोई बारिश हो जाए या कहीं से पानी आ जाए या आंधी आ जाए, तो ये मिट्टी जो पेड़ के आसपास की मिट्टी होगी ये कहीं उड़कर नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। तो इसीलिए सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। दूसरा, ये रेनफॉल में भी हेल्प करते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी। तो यदि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कि बारिश नहीं होती, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाना शुरू कर दीजिए, वहाँ पर भी बारिश होने लग जाएगी। और फिर नेक्स्ट हम इसमें एक और रीज़न देखते हैं, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करना। यानी कि जो ये नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जिनके लिए ये घर का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ है ये वहाँ पर रहते हैं। पेड़ जंगलों में ही तो जानवर रहते हैं, जो जंगली जानवर हैं। आपके और हमारे घर में तो हम पेट को पालते हैं, पेट एनिमल जंगली जानवरों में नहीं आते हैं। तो जंगली जानवरों के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए, तो वो कहाँ रहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं। ओके, आपको ये समझ में आ गया।